मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। किसकी सैलरी पूछी जा रही है भाई? सभी को आवाज क्लियर है मेरी? ओके। कल का जो हमारा टॉपिक था ये था फंडामेंटल राइट्स। सभी को फंडामेंटल राइट क्लियर हो गए हैं? मौलिक अधिकार से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बताइए, बताइए जल्दी से। मौलिक अधिकार से किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कोई समस्या तो नहीं है? मौलिक अधिकार से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे कोई भी पेपर की शिफ्ट उठाकर देख लेना, फंडामेंटल राइट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है? तो जिन लोगों ने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो लोग पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार मैंने एक एक खोल के यहाँ पर कराया हुआ। ठीक है? अब यहाँ पर समझिएगा एक बात। 12 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक मैंने आपको मौलिक अधिकार करा दिए थे। अब इसके बाद आपकी आ जाती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज की क्लास आपकी अलग होगी। जो हमारी सेकेंड क्लास है ये प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड क्लास है और डीपीएसपी की क्लास है। देखो, जो आपके डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज, ये आपके आर्टिकल 36 से लेकर 50 तक बताए गए हैं और आर्टिकल 51 में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई है। तो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी एक साथ होंगी। उसी में ही मैं आपको आर्टिकल 34, 33, 34 और 35 भी बता दूंगा। ठीक है? तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति क्या होता है और भारत की संसद क्या होती है। उसके लिए कुछ प्रावधान है। उन सभी प्रावधान से बनने वाले जो हमारे क्वेश्चन है उन सभी पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम लोग प्रेसिडेंट की बात करेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। सारे आर्टिकल याद करने होंगे सर? जी हाँ प्रकाश, बिल्कुल याद करने होंगे। मैथ्स में अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से पॉलिटी में अगर आपको आर्टिकल नहीं याद है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए हर एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल का मतलब कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नहीं, केवल हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आर्टिकल अगर आप कर लेते हो तो आपका काम पूरा हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको भारत का राष्ट्रपति बोलते हैं। आर्टिकल 52 इसके लिए है। हमारे संविधान में आर्टिकल 52 हमें ये बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इंग्लिश में बोलें तो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सिंपल सी चीज है, आर्टिकल 52 हमसे बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब यह है कि यह हमें दर्शाता है कि भारत देश जो है यह राष्ट्रपति के बिना नहीं चल सकता है। सबसे पहली चीज आपके जहन में यह आ जानी चाहिए आर्टिकल 52 को पढ़ते ही कि भारत के राष्ट्रपति की जो सीट है वो रिक्त नहीं रह सकती। कहने का मतलब यह है कि वो खाली नहीं रह सकती। ओके? वो हमेशा फुलफिल्ड रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ही और शी इज द फर्स्ट सिविलियन ऑफ इंडिया। मतलब वो भारत का प्रथम नागरिक है, भारत का पहला नागरिक है जिसको हम लोग भारत का राष्ट्रपति बोलते हैं। बात आ रही है समझ? बिल्कुल छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन है। ही और शी इज द फर्स्ट सिविलियन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग भारत का राष्ट्रपति बोलते हैं। लेकिन आप भी सिविलियन हो भारत के, मैं भी सिविलियन हूं भारत का, और राष्ट्रपति भी भारत का सिविलियन है। लेकिन हम में और उस राष्ट्रपति में डिफरेंस क्या है? क्योंकि वो भारत का प्रथम नागरिक है, उसको संविधान के तहत कई सारी ताकतें दी गई हैं, कई सारी पावर्स दी गई हैं जिनको वो एंजॉय करता है। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहली चीज है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली चीज तो ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। ठीक है? दूसरी चीज, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। अगर 35 साल से कम उम्र है तो आप भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये बात आप ध्यान रखना। अल्टीमेटली कहने का मतलब है अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए। तीसरी चीज, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। उसके पास हर वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि एक लोकसभा मेंबर को बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं तो कहने का मतलब यह है कि वो भारत के नागरिक होने के साथ साथ भारत के एक पर्टिकुलर समुदाय से बिलोंग करता हो।
ऐसा नहीं कि जैसे मान लिया हमने कि सुंदर पिचाई भारतीय मूल के भी है और अमेरिकन मूल के भी है, लेकिन क्या सुंदर पिचाई भारत के राष्ट्रपति बनने के काबिल हैं? क्या वो क्वालिफिकेशन रखते हैं? नहीं रखते हैं। बात आ रही है समझ? यहां पर कहने का मतलब यह है कि क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के ही समुदाय को बिलोंग करना चाहिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। वो व्यक्ति जो कि भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, उसके अंदर हर वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जिस पर वो भारत का नागरिक तो कहला ही, साथ में वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पर होना चाहिए, ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब पर होना चाहिए, ना ही वो किसी लोकल गवर्नमेंट की जॉब पर होना चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब पर हो, तो आपको राष्ट्रपति बनने से पहले उस जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ? आपको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा। आप लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है प्राइवेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर लाभ का पद नहीं कहलाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब जॉब पर हो तो आप लाभ के पद पर हो, तो फिर आप प्रॉफिट पोस्ट पर हो। नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति ना ही संसद का सदस्य होना चाहिए, ना ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अल्टीमेटली आम भाषा में बोले तो वो किसी भी मिनिस्टर की पोस्ट पर या फिर नेता की पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। चाहे संसद की अगर हम बात करें, ना ही वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, और स्टेट की अगर बात करें तो ना ही विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर होना चाहिए। मस्ट नॉट टू बी अ बैंकरप्ट और मेंटली सिक, उसकी दिमागी स्थिति बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए, और साथ में वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब उसने बैंक से लोन लिया है, अगर वो लोन या कर्ज वो चुका नहीं पाया है, तो बैंक की तरफ से उसको दिवालिया या बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया आपको घोषित कर दिया जाता है। जब आप बैंक से लोन लेते हो, उसको चुका नहीं पाते हो, तो आपको बैंक बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देती है। जैसे कि विजय माल्या को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया, दिवालिया डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है? जब भारत सरकार किसी को दिवालिया डिक्लेयर कर देती है, तो उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर एक बार आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया, तो आपको भारत में गवर्नमेंट जॉब तो क्या, कोई भी प्राइवेट जॉब भी ऑफर नहीं कर सकता। दूसरी चीज, कोई भी बैंक आपका अकाउंट नहीं खोल सकता, आपका खाता कोई भी बैंक नहीं खोल सकता है। बात आ रही है समझ? अब आप समझ सकते हो, केवल इन दो चीजों को अगर हटा दिया जाए, तो आप धरातल पर आ चुके हो, आप आसमान में बिल्कुल भी नहीं। एक बात मुझे बताइए, कहीं पर भी अगर आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए पहली चीज तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर भारत का कोई भी बैंक आपका अकाउंट ही नहीं खोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप कैसे व्यापार कर पाओगे? और जॉब के लिए तो आपका करियर ही खत्म हो गया। तो दिवालिया होने का मतलब क्या है? दिवालिया होने का मतलब यह है कि आपका यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं रहेगा उसके बाद। तो दिवालिया होना एक बहुत बड़ी चीज होती है, कोई आम बात नहीं होती दिवालिया होना। ठीक है? फोर्थ रिपीट कर दूं, रश्मि का कहना है, फोर्थ हमारा कौन सा है? नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बेटा, इसका कहने का मतलब यह है कि वो किसी भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी भी सरकारी नौकरी पर है, चाहे वो राज्य सरकार की सरकारी नौकरी पर हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी पर हो, जब तक वो उससे रिजाइन नहीं कर देता, तब तक वो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। बात आ रही है समझ? ओके। एक डाउट है ऋषि कुमार का, रामनाथ कोविंद जी पहले बिहार के गवर्नर थे, फिर वो प्रेसिडेंट कैसे बने? बिल्कुल सही बात है। जब वो बिहार के गवर्नर थे, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, गवर्नर पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। गवर्नर पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। गवर्नर को क्या आपने कभी देखा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेनिंग में जाते हुए, नारे लगाते हुए, या कभी आपने देखा है रैलियों में गवर्नर को? नहीं। गवर्नर हमेशा न्यूट्रल होता है। गवर्नर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टिव नहीं होता है। लेकिन हाँ, इन रियल थिंग देखो, चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली हम बनाते हैं, ओके, उनको सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियल में थिंग्स थोड़ी सी दूसरी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोला जाए, आज मैं बोलूं कि कलराज मिश्र, तो कलराज मिश्र का नाम लेते ही आपको क्या लगता है? ये बीजेपी सपोर्टर है, कांग्रेस सपोर्टर है? आप सभी को पता है बीजेपी सपोर्टर है। ओके। लेकिन आप प्रूफ कैसे करोगे? आप प्रूफ कैसे करोगे? वो पहले बीजेपी सपोर्टर थे, कभी ना कभी उनका बीजेपी में प्रोफाइल था, लेकिन आज की डेट में वो एक गवर्नर है। वो उन सारी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर चुके हैं। अब आप बताइए कैसे आप प्रूव करोगे कि वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं? बात आ रही है समझ? आप उन पर ये इल्जाम लगा सकते हो, लेकिन आप प्रूफ तो नहीं कर सकते। वो तो बोल रहे हैं कि अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। तो आप बताइए, आप मन के अंदर घुस के लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लोगे क्या? ऐसा नहीं। समझ के बात को? तो अल्टीमेटली यहां पर कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कुछ चीजों के प्रावधान रखे गए हैं। उन प्रावधानों को हम लोग सही तरीके से जब यूज करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? संवैधानिक बोलते हैं। और जब हम लोग उसको गलत तरीके से यूज करते हैं, तो उसको हम लोग असंवैधानिक बोलते हैं। बात आ रही है समझ? ओके। हाँ, वो खत्म होने वाली है। एक टॉफी नहीं आती है जो अंदर से, जिसके अंदर हाजमोला होती है, हरे रंग की आती है। हम्म। पल्स, वही खा। कोई समस्या तो नहीं यहां तक? तो ये क्वालिफिकेशन होती है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं? ओके। अब आगे बढ़ते हैं।
पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जब भारत का कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो उसके पास क्या क्या ताकतें होती है, संविधान ने उसको क्या क्या ताकतें दी हुई है। पहली चीज तो उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है। मैं बहुत फिर से बोल रहा हूं, आप जितना ध्यान से समझोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगा। बीच में अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो दिक्कत आपको ही नहीं होगी, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। प्रकाश का कहना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। भाई साहब, प्रेसिडेंट क्या होता है, केंद्र सरकार का एज अ पेरेंट काम करता है। गवर्नर राज्य सरकार का पेरेंट होता है। प्रेसिडेंट का काम यह होता है कि केंद्र सरकार संवैधानिक रूप से देश को चला रही है या नहीं चला रही है, उस पर ध्यान देना। गवर्नर की, राज्यपाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से राज्य को चला रही है या नहीं चला रही है, उस पर ध्यान देना। बात आ रही है समझ? तो जो प्रेसिडेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और जो गवर्नर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब देखो पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती है, एक राष्ट्रपति की ताकतें क्या क्या होती है। हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के तहत अगर किसी को सबसे ज्यादा ताकतें दी गई हैं तो वो भारत का राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति से ज्यादा हमारे संविधान ने किसी को ताकतें नहीं दी हुई है। पहली चीज है एग्जीक्यूटिव पावर। देखो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, यहां पर आप एक मिनट के लिए भूल जाओ ये सारी चीजें, पहले आप मेरी इस बात पर ध्यान दो। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, भारत के तीन पिलर हैं। भारत के कितने पिलर हैं? तीन पिलर। ये देश तीन पिलर पर टिका हुआ है। पहला पिलर है जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ये देखो, ये बुड़बक बोल रहे हैं मीडिया। मीडिया हमारा पिलर नहीं है बेटा, वो अब बोलने लगे मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है। हाँ भैया, मीडिया की क्या कंडीशन है आप लोग समझ ही सकते हो। पहला हमारा पिलर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। पार्लियामेंट को एक और नाम दिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका। आपने कभी सोचा है विधायिका क्यों बोलते हैं पार्लियामेंट को? क्योंकि इसका काम है विधि बनाना। क्या बनाना? विधि बनाना। और विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है कानून। तो जो कानून बनाता है, जो विधि बनाता है, उसको बोलते हैं विधायिका। और ये है संसद। संसद में ही कानून बनते हैं। तो भारत में जितने भी लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाएंगे वो सब कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं। इस वजह से पार्लियामेंट हमारा पहला पिलर है। दूसरा पिलर इसके बाद हमारा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इसी को हम लोग एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। कार्यपालिका आपको नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब इसका काम क्या है? कार्य करना। पीएमओ का मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्रधानमंत्री जब चुना जाता है, जब प्रधानमंत्री बनने वाला होता है, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो पार्टी आपसे वादा करती है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर आप हमारी पार्टी लेकर आते हो, अगर आप हमारी पार्टी को बहुमत देते हो तो हम आपके लिए ये काम करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका काम ही है कार्य करना, आपके लिए विकास करना। ये काम किसका है? कार्यपालिका का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम। अब जो तीसरा और आखिरी पिलर होता है इसको बोलते हैं न्यायपालिका। क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। न्यायपालिका जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जुडिशरी। देखो, संसद का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस कानून का पालन करवाना लोगों से, और जुडिशरी का काम यह है कि जो कानून का पालन ना करे तो उसको दंड देना, और जिसके साथ अन्याय हो उसको न्याय देना। यह काम किसका है? जुडिशरी का काम है। भारत हमारा इन तीनों पिलर पर टिका हुआ है। अब आपसे यहां पर क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट की पहली पावर के रूप में इसने बताया कि प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है। मतलब कहने का कि प्रेसिडेंट के पास कार्यपालिका की भी शक्ति होती है। अब आप समझ चुके हो एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं, कार्यपालिका को बोलते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास कार्यपालिका की शक्ति होती है। अब सवाल यह है कि क्या प्रेसिडेंट को आपने काम करते देखा है? क्या प्रेसिडेंट को आपने रोड बनवाते देखा है? क्या हर घर जल ये दो स्कीम लॉन्च करी गई है, क्या ये प्रेसिडेंट ऐसा करेगा? प्रेसिडेंट को आपने कोई भी कार्य करते देखा है? नहीं देखा है जनरली। उसका रीजन है क्योंकि प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर तो होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस टाइम पर होती है? इमरजेंसी के टाइम पर। किस टाइम पर? इमरजेंसी के टाइम पर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपातकाल की स्थिति। जब आपातकाल लगता है किसी भी राज्य में या देश में, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सारी ताकतें राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, और उस टाइम पर राष्ट्रपति कार्यपालिका की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। बात आ रही है समझ? समझ गए बात को? क्या कहने का मतलब है? कोई समस्या तो नहीं? आर्टिकल 356 हमारा यह बताता है कि कोई भी राज्य सरकार अगर सही रूप से, संवैधानिक रूप से राज्य को नहीं चला पा रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट का यह दायित्व बनता है कि वो राज्य की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है, आर्टिकल 356 का यूज करते हुए। और इसी को स्टेट इमरजेंसी के नाम से जाना जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्टेट इमरजेंसी। और इसी को दूसरी भाषा में प्रेसिडेंट रूल भी आप बोल सकते हो। कोई समस्या तो नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पावर है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेचर हम लोग किसको किसको बोलते हैं? लेजिस्लेचर हम लोग बोलते हैं संसद को। संसद हमारी एक तरीके की लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेटिव पावर राष्ट्रपति के पास कैसी होती है इसको समझो। जब भी हम संसद की बात करते हैं तो जो हमारी पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट हमारी तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। ये तीन चीजें कौन कौन सी हैं?
पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरी राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा इन दोनों का डायरेक्ट हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफिस होता है। अल्टीमेटली आप इतना ध्यान रखिए कि संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल तब तक फाइनली पास नहीं माना जाएगा जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर देता। बात आ रही है समझ? क्या कहने का मतलब है? मैं एक बार फिर से बोलता हूं, राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेचर पावर ऐसी है कि संसद के अंदर कोई भी सदन हो, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर लोकसभा या राज्यसभा से कोई भी बिल चाहे कितने बहुमत से पास हो जाए, अगर राष्ट्रपति उसे साइन नहीं करता है तो वो अप्रूव्ड नहीं माना जाएगा, और राष्ट्रपति उसे साइन कर देता है तो वो अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। अल्टीमेटली संसद के अंदर अगर परिंदा भी पर मारेगा तो वो राष्ट्रपति की मर्जी के बिना नहीं मार सकता पर। बात आ रही है समझ? नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर का मतलब क्या है? राष्ट्रपति के पास ये फाइनेंशियल पावर होती है कि अगर संसद में कोई भी फाइनेंस बिल आया हुआ है, ठीक है, कोई भी फाइनेंस बिल आया हुआ है, तो फाइनेंस बिल को देखो, एक नॉर्मल बिल होते हैं, अगर नॉर्मल बिल की अगर हम बात करें तो पहले नॉर्मल बिल के ऊपर विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव का मतलब यह है कि उसके ऊपर मेजोरिटी आएगी। अगर नॉर्मल बिल के ऊपर मेजोरिटी मिल जाती है तो राष्ट्रपति उसको साइन कर देगा। साइन कर देगा तो अप्रूव्ड मान लिया जाएगा, अगर साइन नहीं करेगा तो नॉट अप्रूव्ड माना जाएगा। लेकिन एक फाइनेंस बिल होता है, अगर फाइनेंस बिल की हम बात करें तो उस पर चाहे मेजोरिटी आए अथवा ना आए, राष्ट्रपति के पास फाइनेंस बिल या फाइनेंस पावर के तहत यह पावर है कि किसी भी फाइनेंस बिल को राष्ट्रपति बिना मेजोरिटी के भी अप्रूव कर सकता है। समझ आ गई बात? मैंने क्या बोला आप समझ गए? कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है किसी को? मैंने क्या बोला एक बार फिर से ध्यान से समझो। संसद के अंदर कोई भी नॉर्मल बिल अगर लाया जाता है तो वो नॉर्मल बिल मेजोरिटी के साथ आना चाहिए, उस पर वोटिंग कराई जाती है। अगर उस पर वोटिंग कराई गई मान लीजिए और मेजोरिटी आ गई, तब तो राष्ट्रपति उसको साइन कर देगा, कोई समस्या नहीं। अगर मान लीजिए मेजोरिटी नहीं भी आती है तो भी राष्ट्रपति उसे साइन करे या अप्रूव करे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर हम फाइनेंस बिल की बात करें तो फाइनेंस बिल का मतलब यह है कि राष्ट्रपति बिना मेजोरिटी या विदाउट मेजोरिटी या विद मेजोरिटी, जैसे चाहे वैसे वो उसका अप्रूव कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर का मतलब यह है प्रेसिडेंट खुद की साइड से, नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूं गिरी चौधरी, मैं वही बोल रहा हूं कि वो फाइनेंशियल पावर के तहत वो किसी भी फाइनेंस बिल को बिना मेजोरिटी के अप्रूव कर सकता है। कोई कह रहा है कि वो मेजोरिटी के साथ भी, अच्छा आपका ये कहने का मतलब है कि कोई नॉर्मल बिल है और किसी भी नॉर्मल बिल को अगर मेजोरिटी मिल जाती है तो राष्ट्रपति उसको फिर रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये आपका कहने का मतलब है ना? ये कहने का मतलब है ना कि अगर मेजोरिटी मिल जाती है किसी भी बिल को तो वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है भाई मेरे। मेजोरिटी भी मिल जाए उसके बाद भी अगर राष्ट्रपति को उसमें कोई कमी दिख रही है वो उसे रिजेक्ट कर सकता है। आफ्टर ऑल ही इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने बोला उसकी मर्जी के बिना कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है। समझ गए बात को? चलिए मान लेते हैं आपके केस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी क्योंकि मैं आपके सामने बात करूंगा पता है किसकी? मैं बात करूंगा आपके सामने वीटो पावर्स की। यहां पर मैं आपको समझा दूंगा कि प्रेसिडेंट वीटो पावर का जब यूज करता है तो क्या होता है। वो वीटो का यूज करके उसको रिजेक्ट कर देगा बड़े आराम से। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलता हूं ऐसी एक कंडीशन। मान लीजिए, मान लीजिए कि एक बिल आया, पार्लियामेंट में लगाया गया, इसको मेजोरिटी मिल गई, इस बिल को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचा फाइनली, राष्ट्रपति इस बिल को पढ़ता है और राष्ट्रपति को लगता है कि इस बिल में कोई कमी है। मैं क्या बोल रहा हूं? राष्ट्रपति को लगता है कि इस बिल में कोई कमी है। तो राष्ट्रपति उस केस में क्या करेगा? उसको किसी ना किसी वीटो का तो यूज करेगा ना। या तो वो एब्सोल्यूट वीटो का यूज करेगा, या तो वो सस्पेंसिव वीटो का यूज करेगा, या तो वो पॉकेट वीटो का यूज करेगा। अब ये वीटो क्या है तो हम लोग अभी वीटो पर भी बात करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक मिनट रुकिए, उससे पहले सारी पावर्स की हम लोग बात कर लें फटाफट। देखो ये जो मिलिट्री पावर है, मिलिट्री पावर के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास ये ताकत है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, वो तीनों का सुप्रीम कमांडेंट है और तीनों सेनाएं उसके हक में हैं। वो तीनों सेनाओं को आदेश दे सकता है, राष्ट्रपति के एक आदेश पर तीनों सेनाएं मूव कर सकती हैं। इस वजह से उसके पास मिलिट्री पावर भी बताई गई है। तभी आप देखते हो रिपब्लिक डे हो या फिर इंडिपेंडेंस डे हो, जो तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख होते हैं वो कभी प्रधानमंत्री को सैल्यूट नहीं करते हैं, वो हमेशा राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हैं। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति उनका सुप्रीम कमांडेंट है। नेक्स्ट है जुडिशरी पावर। भारत के राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के पास जुडिशरी के तहत जुडिशरी पावर भी होती है। जुडिशरी पावर का मतलब यह है कि किसी भी जुडिशरी के द्वारा सुनाया गया फैसला, अगर किसी को सजा दी गई है तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत उसकी सजा को कम या ज्यादा कर सकता है। पहली चीज, मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा सुनाई गई तो उसकी सजा को कम करके वो 5 साल की भी कर सकता है। या मान लीजिए किसी को 2 साल की सजा सुनाई गई तो उसकी सजा को बढ़ाकर 6 साल की भी कर सकता है। मतलब कम या ज्यादा तो कर ही सकता है। इतना ही नहीं, साथ में वो डेथ पेनाल्टी को भी माफ कर सकता है। डेथ पेनाल्टी को भी वो माफ कर सकता है। अगर किसी को मृत्यु दंड भी दिया गया है तो उसकी भी फांसी को वो मुक्त कर सकता है, उसकी फांसी की सजा को भी वो कैंसिल कर सकता है। बात आ गई समझ? तो जुडिशरी पावर में आर्टिकल 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति है। ये भारत के किसी भी न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को
कम या ज्यादा कर सकता है, इवन इतना ही नहीं, मृत्युदंड को भी वो माफ कर सकता है। डिप्लोमैटिक पावर, भारत के राष्ट्रपति के पास डिप्लोमैटिक पावर के तहत यह अधिकार होता है कि ये किसी भी देश के प्रमुख से बात कर सकता है, जैसे किसी भी देश के राष्ट्रपति से जब चाहे तब बात कर सकता है, किसी भी देश के प्रधानमंत्री से जब चाहे तब बात कर सकता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप लोगों ने न्यूज वगैरह में सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करी फोन पर। आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से बात करी, ऐसा सुनते हो ना। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो हमारे संविधान के तहत ऐसा कोई भी प्रावधान प्रधानमंत्री के लिए नहीं लिखा गया है। बात आ रही है समझ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है। अल्टीमेटली आप समझ सकते हो, अगर प्रधानमंत्री किसी भी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा है तो वो राष्ट्रपति की पावर का यूज कर रहा है। बिल्कुल सही प्रीतम, वो राष्ट्रपति की पावर का यूज कर रहा है। बात आ रही है समझ? प्रिंस नेगी का कहना है पर्सनली तो कर सकते हैं, बिल्कुल आप पर्सनली कर सकते हैं, लेकिन एक बात सोच कर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पर्सनली किसी को कॉल करते हैं, ठीक है, तो पर्सनली अगर वो कॉल करेंगे तो फिर उस फोन कॉल पे जो बात होंगी वो ऑफिशियली रिकॉर्डेड नहीं होगी। अब आप बताइए, क्या आप पर्सनली बात करना पसंद करोगे? प्रधानमंत्री होने के बाद क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप इमैनुअल मैक्रोन को फोन मिला के पर्सनली बात करें, या आप जर्मनी की चांसलर एंजेला मेर्केल को फोन मिला के पर्सनली बात करें? इतना आपके पास समय नहीं होता, ठीक है? ओके, क्योंकि आपको पता है अगर आप पर्सनली कॉल करोगे तो आपकी कॉल ऑफिशियली रिकॉर्डेड नहीं होगी, ठीक है? समझ गए बात को, दोनों में क्या अंतर है? जब वो प्रेसिडेंट पावर का यूज करके बात करेगा, कहने का मतलब जब वो डिप्लोमेटिक पावर के तहत बात करेगा, तभी उसकी कॉल ऑफिशियली रिकॉर्डेड हो। नेक्स्ट है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है क्या? क्या पर्सनली कॉल के लिए बोल रहे हैं? नहीं, पर्सनली कॉल के लिए आपको क्या परमिशन लेनी है यार, एक बात बताइए। आपका कोई फेसबुक फ्रेंड बन गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में आपका फेसबुक फ्रेंड बना है, आप आईएसडी कॉल लगा दीजिए, आपको क्या परमिशन लेने की जरूरत है? तो प्रधानमंत्री को परमिशन लेने की क्या जरूरत है भाई, वो भी किसी को भी फोन लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऑफिशियली, अब जैसे देखिए प्रिंस नेगी का पूछ रहे हैं ऑफिशियली रिकॉर्ड का फायदा क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए यहां पर आप मान लीजिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को कॉल लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी फिर एंजेला मर्केल के पास फोन क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मोदी हैं, वो बिजी हैं, वो एंजेला मर्केल के पास फोन क्यों करेंगे? अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेफ बेजोस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल करी, ठीक है? तुम सब गधे हो, तुम लोगों का दिमाग वहीं पहुंच जाता है, तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, सिर्फ बेवकूफी की बात है, सिर्फ बेवकूफी की बात है, सुबह से शाम तक वहां दिमाग वहीं पहुंच जाएगा, चाहे कोई भी हो, छोड़ना नहीं है तुम्हें। बैच इतना गजब का आया है कि मैं क्या ही बोलूं। खैर इधर आ जाओ। हाँ, तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेफ बेजोस को जेफ बेजोस नहीं, बोरिस जॉनसन को कॉल करते हैं, ठीक है? बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इनको मान लीजिए कॉल करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, भारत और ब्रिटेन के ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है? अब इस केस में बताइए, अगर बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पर्सनली अगर कोई बात कहते हैं तो उस बात को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा? आपको एक चीज पता है कि जब भी कोई बात करी जाती है फोन पर तो उसको ऑफिशियली रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है? दोनों देश उसको ऑफिशियली रिकॉर्ड इसलिए करते हैं कि दोनों देशों के प्रमुखों के द्वारा जो प्रोमिस किए जा रहे हैं, बात आ रही है समझ, उसको कल को हम प्रूफ के तौर पर रख सके। तो जब आप पर्सनल कॉल कर रहे हैं तो आप उसको ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप चाहे जितनी भी ऑफिशियली बात कर लें, उसका महत्व शून्य रह जाएगा, जीरो रह जाएगा, कुछ भी नहीं होगा उसका महत्व, ठीक है? नेक्स्ट है आपका इमरजेंसी पावर, ठीक है? इमरजेंसी पावर क्या होती है राष्ट्रपति के पास? देखो, राष्ट्रपति के पास आपातकाल लगाने की एक अतिरिक्त शक्ति होती है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है। कितने तरीके की इमरजेंसी लगा सकता है? वो 3 तरीके की इमरजेंसी लगा सकता है। हमारे संविधान के तहत 3 तरीके की इमरजेंसी के प्रावधान है। पहली इमरजेंसी जो होती है, ये आर्टिकल 352 के तहत बताई गई है। दूसरी इमरजेंसी 356 के तहत बताई गई है और तीसरी इमरजेंसी 360 के तहत बताई गई है। पहली जो आपकी 352 है, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का मतलब यह होता है कि हमारे देश ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया हो, उस केस में हमारे देश में खतरा हो, या फिर किसी दूसरे देश ने हमारे देश में आक्रमण कर दिया हो, या फिर आक्रमण करने की सिचुएशन बन रही हो। इस तरीके की अगर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कोई भी थ्रेड है, उस केस में भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है संवैधानिक रूप से कि वो 352 का यूज करते हुए पूरे देश में या फिर देश के किसी एक हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। अगर वो नेशनल इमरजेंसी लगा देता है, 352 लगा देता है, तो इस केस में केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी और सारी शक्तियां किसके पास आ जाएंगी? भारत के राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी। बात आ गई समझ? कहने का क्या मतलब है? जैसे अभी भारत देश में क्या होना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की है। लेकिन अगर कल को मान लीजिए इस तरीके का कोई भी सिक्योरिटी थ्रेड होता है, तो अगर 352 की स्थिति लगती है तो उस केस में
प्रधानमंत्री की सारी ताकतें राष्ट्रपति को ट्रांसफर हो जाएंगी। प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है, लोकसभा भंग हो जाएगी और सारे फैसले कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा देश के लिए। नेक्स्ट है आपका 356। 356 जिसको कि हम लोग स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। स्टेट इमरजेंसी तब लगती है जब कोई भी राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य ना कर रही हो। जैसे कि हमारा संविधान बोलता है कि हर एक सिविलियन के हितों का ख्याल रखना, किसी भी नागरिक के हितों का ख्याल ना रखे जो सरकार, ऐसी सरकार किस काम की है? बात आ रही है समझ? तो अगर कोई भी राज्य सरकार या तो सही रूप से संचालित कर रही है पूरे राज्य को, तब तो सही है। लेकिन अगर कोई भी राज्य सरकार संवैधानिक रूप से संचालित नहीं कर रही है राज्य को, उस केस में राज्य के गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो राष्ट्रपति को आमंत्रित करे, एक लेटर लिख के, कि राष्ट्रपति महोदय, कृपया इस राज्य की ओर आप देखें, इस राज्य की राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रही है, आप इसकी सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लीजिए। उस केस में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो 356 का जैसे ही यूज करेगा, राज्य सरकार की सारी ताकतें खत्म हो जाएंगी और वो सारी ताकतें ट्रांसफर हो जाएंगी किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति पूरे तरीके से एबल होगा उस स्टेट के लिए हर तरीके का निर्णय करने में। तीसरी होती है 360 जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, हिंदी में जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। 360 का यूज पूरे देश भर में भी हो सकता है या फिर किसी एक राज्य में हो सकता है। ये तब लगती है जब कोई भी राज्य सरकार ये बोल दे कि उसके सरकारी खजाने में इतना भी पैसा नहीं बचा है कि वो अपने निजी खर्चों का वहन कर सके, जैसे कि अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके, अपने नागरिकों का ख्याल रख सके, या फिर केंद्र सरकार के खजाने में इतना पैसा ना बचा हो कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके और नागरिकों का ख्याल रख सके। इस केस में भारत के राष्ट्रपति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 360 का यूज करे और देश में या फिर किसी राज्य में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दे। एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी तो इस केस में भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी की ताकतें राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगी और राष्ट्रपति केंद्र या फिर राज्य उसके लिए निर्णय लेने के लिए एबल होगा। बात आ रही है समझ? इससे आगे मैं इमरजेंसी के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इमरजेंसी का पूरा एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, इस वजह से इतना बताना जरूरी हो गया था, तो मैंने आपको बता दिया। ये 3 तरीके की इमरजेंसी है जिसमें कि राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो अपने हाथ में सारी शक्तियां ले सकता है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। इसी को हम लोग राष्ट्रपति की क्या बोलते हैं? इमरजेंसी पावर के रूप में या आपातकाल शक्ति के बारे में के रूप में जानते हैं। कोई समस्या तो नहीं है? एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्टेट इमरजेंसी की अगर बात करें 356 की, इसका यूज तो मल्टीपल स्टेट्स में कई बार हो चुका है, लेकिन 352 आज तक भारत देश में 3 बार सिर्फ लगी हुई है। नेशनल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी पहली बार 1962 में लगी थी भारत चाइना युद्ध में। दूसरी बार कब लगी थी? 1965 में लगी थी भारत पाकिस्तान युद्ध में। और तीसरी बार 1975 में लगी थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। 360 का यूज कब किया गया है? 0 टाइम्स। एक बार भी 360 का आज तक यूज नहीं किया गया है। ऊपर वाले की कृपा है, भारत में वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा हुआ। ठीक है। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, वो इमरजेंसी, कहने का मतलब ये था कि उस इमरजेंसी का गलत तरीके से यूज किया गया था। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी 375 में लगाई थी, इसकी वजह से बाद में उनके ऊपर केस भी चला था। बात आ रही है समझ? उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए लगाई थी इमरजेंसी, जो कि सही नहीं था। बात आ रही है समझ? उसके बाद इसी वजह से उनके ऊपर केस चलाया गया और इमरजेंसी के प्रावधान को थोड़ा और सख्त कर दिया गया जनता दल की पार्टी के द्वारा। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, वो जेपी नारायण से बचने के लिए। उस टाइम पर एक जेपी नारायण साहब थे, वो पॉलिटिकल लीडर तो नहीं थे, लेकिन हाँ, महात्मा गांधी जैसा उनका हिसाब किताब था। क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने पार्ट भी लिया था। और जो जेपी नारायण थे, जेपी नारायण एक्चुअली था क्या यार, कि 1972 में इलेक्शन हुए थे और 1972 में जो अमेठी से इंदिरा गांधी लड़ी थी, ये अमेठी आपको पता है कांग्रेस की बहुत पुरानी सीट है, ठीक है। वहां पर इंदिरा गांधी लड़ी थी और अमेठी से इलेक्शन जीत भी गई थी, लेकिन वहां पर इंदिरा गांधी के ऊपर कई सारे एलिगेशन लगे थे। एलिगेशन ये लगे थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ वहां पर राज नारायण साहब खड़े थे। राज नारायण साहब वहां पर हार गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर एलिगेशन ये लगे कि कांग्रेस ने गलत तरीके से वो चुनाव लड़ा हुआ है। और उसके बाद ये चीजें प्रूफ होती हुई भी दिख रही थी। जेपी नारायण जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के क्रांतिकारी रह चुके थे, ठीक है, हाँ माफ करेगा, रायबरेली। जेपी नारायण जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के क्रांतिकारी रह चुके थे, इनको कांग्रेस की तरफ से पॉलिटिकल पोस्ट भी दी गई, कई बार ऑफर करी गई, लेकिन इन्होंने कभी भी कोई पॉलिटिकल पोस्ट ली नहीं। अब आप खुद समझ लीजिए उस व्यक्ति का वर्चस्व क्या होगा जिसने कभी भी पॉलिटिकल पोस्ट ना ली। ठीक है, लोग उसको, जाहिर सी बात है, उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आंख बंद करके करेंगे। जिसको सत्ता का मोह ना हो, जाहिर सी बात है वो आदमी सच्चा ही होगा। तो जेपी नारायण तो हमेशा कांग्रेस के फेवर में ही रहते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने जब गलत होते देखा तो जेपी नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ आ गए। वो उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी और इस केस में पूरे देश में देखते ही देखते लोग कांग्रेस के खिलाफ हो गए, सिर्फ जेपी नारायण के पीछे पीछे। इंदिरा गांधी को यह समझ आ गया था कि बहुत दिन तक तख्त संभलने वाला नहीं है, ये सरकार गिर जाएगी जेपी नारायण की कुछ रैलियों से ही। और इस एवज में उन्होंने डरते हुए 1975 में इमरजेंसी का यूज कर दिया था।
अल्टीमेटली आपके पास पावर थी, लेकिन पावर जब ऐसे हाथों में हो, जब उसको गलत तरीके से यूज कर दिया जाए, तो वो डिजास्टर बन जाती है। इन्होंने वही किया, 1975 में इमरजेंसी लगाई और 75 से लेकर 77 तक इमरजेंसी लगी रही, जनवरी 77 तक। आप समझ सकते हो, हजारों लोगों को जेल में ठूस दिया गया, हजारों लोगों के ऊपर लाठीचार्ज के आदेश दे दिए गए, कई लोगों की मौत भी हो गई। उसके बाद इंदिरा गांधी के ऊपर केस भी चला था, उसको भी डार्क डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है, 1975 की इमरजेंसी को। उसका एक अलग किस्सा है, कभी आपको आराम से सुनाऊंगा, ठीक है। आज के टाइम में गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दीज आर द सम पावर्स ऑफ इंदिरा गांधी। सर इंदिरा गांधी तो पीएम थी ना? जी हाँ, पीएम थी। देखो नूर, होता क्या है, जैसे आज की डेट में हम बोले, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी बताइए, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी साहब जब भारत के राष्ट्रपति थे, तो आप बताइए वो बीजेपी सपोर्टर है या कांग्रेस सपोर्टर है? बताइए मुझे। देखिए, आपने तुरंत बोल दिया वो कांग्रेस सपोर्टर है, हिमेश ने बोल दिया, तिवारी ने बोल दिया, प्रीतम ने बोल दिया, सब बोल रहे हैं कांग्रेस सपोर्टर है। क्यों? आप में से किसी एक भी व्यक्ति ने ये क्यों नहीं बोला कि सर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो तो राष्ट्रपति थे, वो किसी के सपोर्टर कैसे हो सकते हैं? चलिए एक और सवाल पूछता हूँ, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कौन सी पार्टी के सपोर्टर है? बीजेपी सपोर्टर है, आप सब बोल देंगे। अब फिर से किसी ने क्यों नहीं बोला? चलिए मैं एक और बात पूछता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौन सी पार्टी के सपोर्टर थे? वो प्रेसिडेंट थे, बताइए। सब बोल रहे हैं ना, वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। तो राष्ट्रपति होना चाहिए, एक्चुअल वे में देखा जाए तो हमारा संविधान ऐसे ही राष्ट्रपति की डेफिनेशन लिखता है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रणब मुखर्जी साहब कांग्रेस सपोर्टर थे, तो वो राष्ट्रपति क्यों नहीं बने? बात आ रही है समझ? वो राष्ट्रपति क्यों बने? उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब वो राष्ट्रपति बने तो उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। सवाल फिर से वहीं पर आ जाता है, आप इसको प्रूव कैसे करोगे? आप इसको प्रूफ कैसे करोगे? देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में आती है, तो उसे पता होता है कि उसे जितने भी बिल हैं, वो सब उसको पार्लियामेंट से पास कराने हैं। और पार्लियामेंट का हेड कौन होता है? पार्लियामेंट का हेड होता है राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति हमारा सपोर्टिव नहीं होगा, तब तक सारे बिल पास होने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। ये मान लीजिए कि आज की डेट में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस सपोर्टर प्रेसिडेंट है, तो आप ये बताइए, बीजेपी कोई भी बिल लेकर आएगी तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको रोक सकता है तुरंत? समझ रहे हो? इसी वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है जब सत्ता में, तो उनका पहली कोशिश उनकी ये होती है कि जब भी राष्ट्रपति के इलेक्शन हो, तो राष्ट्रपति अपना सपोर्टर ही खड़ा करे और उसी को ही चुनवा कर लेकर आए। बात आ रही है समझ? ताकि हमारे बिल कहीं ना कहीं रुके ना, बस स्मूथली हमारे सारे बिल पास होते रहे। बात आ रही है समझ? ओके। अल्टीमेटली पॉलिटी का मतलब ये है, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी का मतलब होता है इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स में हर एक चीज अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए होती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, राजनीति, सही राजनीति वही है जो संवैधानिक रूप से करी जाए। अब आप मुझे बताइए कि आज की डेट में रामनाथ कोविंद को आप भले ही बोल लीजिए कि वो बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन मुझे ये बताइए इसमें असंवैधानिक क्या है? क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब आज राष्ट्रपति हैं भारत के, तो क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? क्या वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेनिंग में जाते हैं? कहीं पर भी आप उन्हें नहीं देखोगे। तो आज की डेट में आप करेंटली देखिए क्या है, वो संवैधानिक रूप से सारी चीजें कर रहे हैं। दैट्स इट। राष्ट्रपति, राजनीति में अगर बोला जाए तो हर एक का सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी तरीके से संवैधानिक रूप से अपने मतलबों को सिद्ध करना। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। ओके। सो दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। इसीलिए बोलते हैं पॉलिटी इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो उसका आपको सही मतलब तब समझ आएगा जब आप उसे राजनीति से कनेक्ट करके देखोगे, ठीक है। ओके। जी हाँ, बिल्कुल वही कहने का मतलब है। तो ये थी आपकी प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात आती है प्रेसिडेंट की वीटो पावर के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। ये सारी पावर एक तरफ और प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी पावर बोली जाती है वीटो पावर। वीटो तीन तरीके की होती है। ये तीन तरीके की वीटो कौन कौन सी होती है?